नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। उसके अंदर आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं साथियों, राजस्थान के त्योहार व मेले। यानी राजस्थान का जो त्योहार होता है साथियों, उसके अंदर कुछ जो मेले हैं वो इसके साथ में है, जो कि ऑटोमेटिक पढ़ लिए जाते हैं साथियों, तो उनको हम साथ में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमारे जो दुर्ग का जो टॉपिक चल रहा था वो बिल्कुल पूर्ण हो गए हैं और एक क्लास उसकी बची है, उसमें है जो कि हम पूर्ण कर देंगे। लेकिन आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं साथियों। तो बिना किसी देरी के आप लोग हैं जो कि हमारे साथ में बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना है। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप लोग यहाँ से हमारे यहाँ से पढ़ेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाने के बाद में उसको रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इसके बाहर है जो कि आरपीसी प्रश्न नहीं पूछने वाली। ओके, अब हम बात करेंगे कि त्योहारों को पढ़ने से पहले एक नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो हिंदू महीने किस महीनों पे है जो कि राजस्थान के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वर्तमान में कौन सा कैलेंडर। तो उन तमाम जो कैलेंडर है जिनकी आवश्यकता रहती है त्योहार पढ़ने के लिए जो जानकारी के रूप में, तो वो हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहते हैं। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी सी कि देखिए वर्तमान समय में जो कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है, ईसवी संवत। कौन सा है, यानी वर्तमान के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो आपके किसके आधार पे होते हैं, ईसवी संवत के आधार पे होते हैं। चलो हेडिंग लगाओ, राजस्थान के त्योहार व मेले। राजस्थान के त्योहार व मेले। राजस्थान के त्योहार व साथ में क्या पढ़ लेंगे हमें, मेले। कुछ मेले इसके अंदर हम पढ़ ही लेंगे ना। तो उसके बाद में हम बात करें तो वर्तमान में कौन सा जो संवत चल रहा है, ईसवी संवत। जो भी कार्य होते हैं अंग्रेजी महीना हम कह सकते हैं, जिसका प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर कहलाता है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक काल है वो कब का माना जाता है भाई बताइए। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ईसा मसीह का जो जन्म से प्रारंभ इसको माना जाता है, इसलिए इसको है जो कि ईसवी सन कहा जाता है साथियों, है ना। तो अब इसके बारे में जो किसने ऐसा प्रसिद्ध करके दिखाया था, तो हम बात करें तो इसका जो प्रारंभिक काल 532 ईस्वी में एक विद्वान था डायनीसियस। उसने आपके जो ईसा मसीह के जन्म की गणना की थी, या फिर हम कह सकते हैं उनका पता लगाया कि जन्म उनका है जो कि कब हुआ ईसा मसीह का। तो उनके अनुसार, विद्वान डायनीसियस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 4 ईसा पूर्व ईसा का जन्म हुआ। कब हुआ, 4 ईसा पूर्व ईसा का जन्म हुआ, और उसके बाद 4 वर्ष बाद ईसा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय से है जो कि आपके ईसवी संवत को हम कह सकते हैं, जो कि ईसाई धर्म में एक नया जो कैलेंडर है वो प्रारंभ हुआ। कौन सा, ईसवी संवत, है ना। तो उस समय से है जो कि क्या हुआ, यानी आपके 4 ईसा पूर्व ईसा का जन्म हुआ, उसके 4 वर्ष बाद है जो कि क्या हुआ था, ईसा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी उसी समय से ईसाई धर्म के अंदर एक नया जो कैलेंडर जारी किया गया वो कौन सा है आपका, ईसवी संवत। कौन सा होगा, ईसवी संवत। उसमें एक बार मैं आपको समझा दूं, उसके बाद में नोट्स के रूप में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो उसमें जो आपके कब ईसा मसीह के जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसमें आपका कौन सा हो गया, ईसवी संवत। और उसके बाद में 15 से लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी में एक विद्वान था जिसका नाम था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था, पोप ग्रेगरी। इसने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा संशोधन किया, इसके अंदर थोड़ा संशोधन किया, और इसका जो नाम है वो इस कैलेंडर का नाम क्या रख दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर।
ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान समय में आप जो यूज कर रहे हैं, जनवरी फरवरी जो पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, बोला ये जनवरी में करेंगे या फरवरी में, यानी आप जिस कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं वो आपका कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में तो ये जो इसका नाम किसके नाम पे पड़ा, या फिर हम बात कर सकते हैं तो आपके पॉप ग्रेगरी नामक जो एक विद्वान था, 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर है, जो कि इसने इस ईसवी संवत जो कैलेंडर था, ईसाई धर्म का एक कैलेंडर था, जो कि आपके ईसा के जन्म के समय में हम कह सकते हैं प्रारंभ हुआ था। उसके अंदर एक एडिट किया था, संशोधन किया था पॉप ग्रेगरी ने। तो उसके बाद में इसका नाम है जो कि ग्रीगोरियन कह सकते हैं, या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि इसका नाम पड़ा। अब हम बात करें, क्या ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कोई काल नहीं था, उससे पहले कोई लोग नहीं थे, कोई सभ्यता नहीं थी, तो उसको किस काल के अंदर माना जाता है, तो वो आपके हो जाता है विक्रम संवत। किसके अंदर, विक्रमी संवत। किसके अंदर आ जाता है, विक्रमी संवत। अब हम बात करें तो इसका जो प्रारंभ, ये जो कैलेंडर है, इसका कैलेंडर कह सकते हैं, पंचांग कह सकते हैं। तो ये जो समय काल है, ये किसके समय में प्रारंभ हुआ, तो ये आपके है जो कि एक उज्जैन का राजा था, उज्जैन का हिंदू राजा था विक्रमादित्य। और इसका प्रारंभ हुआ कब है, 57 ईसा पूर्व। कब हुआ, 57 ईसा पूर्व। इसका प्रारंभ काल कब माना जाता है, 57 ईसा पूर्व। और किसके द्वारा इसको है जो कि शुरू किया गया, ये हम कह सकते हैं, तो ये कि उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य। उज्जैन का हिंदू राजा था, गर्दभील वंश का शासक था। कहां का था, उज्जैन का एक हिंदू राजा था, गर्दभील वंश का शासक था, उज्जैन का हिंदू राजा था। कौन था, विक्रमादित्य। एक बार मैं लिखवा रहा हूं, बाकी तो आपको लिखवा दूंगा अलग से, है ना, एक बार समझ लो, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आप लिखोगे, पहले नोट्स बनाओगे फिर पढ़ोगे, तो काफी आपका समय भी खराब होगा। अगर आपको ऐसे इस प्रकार से अगर याद हो गए, आपको माइंड में सेट हो गए, तो आपको कहीं लिखने की भी जरूरत है नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट कर रहा हूं, पहले अलग से लिखवा रहा हूं, फिर नोट्स भी अलग से लिखवाऊंगा, वो बात एक है, अलग हो जाती है। तो विक्रमी संवत की जो शुरुआत है, ये प्रारंभ कब होता है, 57 ईसा पूर्व। ऐसे ईस्वी मत लगा देना ना, एक बार मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। 57 ईसा पूर्व और 57 ईस्वी में कितने सालों का अंतर है, तो आपको है जो कि कहीं से भी है जो कि भूल नहीं करनी है। तो अब हम बात कर सकते हैं, इसका जो विक्रमी संवत है 57 ईसा पूर्व में है जो कि स्टार्ट हुआ। और अब हम बात कर सकते हैं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, एक उज्जैन का जो हिंदू राजा था, गर्दभील वंश का शासक था, क्या नाम था जिसका, विक्रमादित्य। तो आप याद कर सकते हैं विक्रमी संवत विक्रमादित्य, यानी उनके नाम पे है जो कि इसका नाम पड़ा था। फिर हम बात करें आपके जो ईसवी संवत, ईसा मसीह के जन्म, अब इसको और क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व, है ना, क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों बोला जाता है, ये ईसा मसीह के जन्म का काल माना जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म का काल हो गया ये ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व, जिसको हम कह सकते हैं आपके बीसी, क्या आ जाता है, क्या, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के आपके ईसाई यानी क्रिस्ट के जो कि जन्म से पहले। और एक आपका आ जाता है यहाँ पे एसी, यानी इसके बाद का जो काल है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है, एसी आपके आफ्टर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल, है ना, आफ्टर का मतलब बाद हो गया ना। तो अब इसके बाद में मतलब जो ईसा मसीह का जन्म के जो ईसवी संवत, प्रेप ग्रेगोरियन जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ ईसवी संवत, इसके 78 वर्ष बाद, कब, 78 वर्ष बाद, 78 ईस्वी में मान लो ना, तो ये एक हो गया। तो इससे 78 साल बाद 78 ईस्वी को एक कैलेंडर यहाँ पे है जो कि शुरू हुआ था, जिसका नाम है शक संवत। क्या नाम है, शक संवत।
इसको किसने प्रारंभ किया भाई? इसको किसने प्रारंभ किया? एक कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कौन था? कुषाण वंश का शासक। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। किसने प्रारंभ किया? शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क, जो कि आपके कुषाण वंश का एक शासक था। कहां का था? कुषाण वंश का शासक। और एक बहुत शानदार सी हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर जो प्रथम महीना क्या कहलाता है? चैत्र। प्रथम महीना चैत्र कहलाता है, अंतिम महीना क्या कहलाता है? फाल्गुन। ध्यान से एक बार सुनना है केवल। इसका प्रथम महीना, फिर बाद में मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा अलग से ना। प्रथम महीना शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपके कुषाण वंश का शासक था कनिष्क के द्वारा है जो कि प्रारंभ किया गया। इसका प्रथम महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। और एक यहाँ पे नोट लगा के आपको लिखना है, चलो लिखवा दूंगा, कि भारत सरकार ने शक संवत को, भारत सरकार ने 25 मार्च 1957 को, भारत सरकार ने 25 मार्च कब? 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। सॉरी, 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि घोषित कर दिया था। अब हम बात करें, जैसे आपको ईस्वी सन मिल गया, आपको क्या करना है? शक संवत ज्ञात करना है। तो क्या करना है? जैसे कि ये आपका जन्म हुआ है, तो इससे बाद किसी का जन्म हुआ तो वो आपसे कितना? 78 वर्ष छोटा है ना, तो इसके बराबर होना आपको। तो क्या करना है? शक संवत बराबर क्या करना है? ईस्वी संवत माइनस 78। यानी जैसे आपको, ये आप मान लो ना, आपने यहां जन्म लिया और यहाँ पे आपका भाई मान लो 78 वर्ष, एक बात है 78 वर्ष बाद जन्म लिया है, इसके बराबर होना है तो आपको 78 वर्ष कम करने पड़ेंगे ना, तो आपका जन्म हो जाएगा। यानी कोई 1900 जैसे मतलब 91 में है, तो उसके बाद में क्या करना है? उसके अंदर 78 वर्ष आपको घटाते हैं तो वो क्या निकल के आ जाता है? शक संवत। शक संवत बराबर ईस्वी सन माइनस 78। ईस्वी सन माइनस 78 है जो कि क्या हो जाता है? आपका शक संवत निकल करके आ जाता है। अगर आपको क्या करना है? ईस्वी संवत को विक्रमी संवत के अंदर बदलना है तो क्या करना है? ये मान लो आप यहाँ पे हो, आपका बड़ा भाई 57 ईसा पूर्वी, हम बात कर सकते हैं 57 ईसा पूर्वी में जन्म हुआ, यानी आपसे 57 वर्ष बड़ा है। तो आपको क्या करना है? ईस्वी संवत, विक्रमी संवत निकालनी है क्या आपको? विक्रमी संवत ज्ञात करनी है तो क्या करना है? आपके ईस्वी संवत प्लस 57, ईस्वी संवत प्लस 57 तो क्या आ जाएगा? विक्रमी संवत आ जाएगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, लेकिन ये एक नोट करके आप लिख लेना, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था? भारत सरकार ने शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया था। चलो, अब इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया कि इसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अब यहाँ पे भी पढ़ो, ईस्वी संवत के अंदर पहला महीना क्या होता है भाई? पहला महीना जनवरी होता है। जाना पहचाना लग रहा ना, क्योंकि इसी को आप लोग यूज करते आ रहे हैं अभी, है ना, वर्तमान में इसी को यूज कर रहे हैं। और जनवरी हो गया और अंतिम महीना हो गया दिसंबर। वर्तमान के कैलेंडर किसके आधार पे चल रहे हैं? ईस्वी संवत, ग्रीगोरियन कैलेंडर जिसको हमें कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान की हम बात करें या फिर जो हिंदू महीने हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर अदर स्टेट, हिंदू जो महीने हैं वो आपके किस कैलेंडर के से आधारित मनाए जाते हैं? जो त्योहार मनाए जाते हैं वो आपके विक्रमी संवत के आधार पे मनाए जाते हैं। हिंदू त्योहार
फिर सभी महीने में आपको लिखवाऊंगा अच्छे से, और सभी महीने के अंदर कौन से महीने में किस पक्ष के अंदर किस तिथि को है जो कि कौन सा त्योहार मनाया जाता है, सबको हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो ईस्वी संवत के अंदर जनवरी पहला महीना हो गया। एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूं, आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल ओके है ना, आवाज आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे ईस्वी संवत के अंदर पहला महीना जनवरी और अंतिम दिसंबर, और इसी के अंदर वैसे ही प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। शक संवत और इसके अंदर सेम है, बाकी एक के अंदर तिथियों पे चलता है, एक के अंदर है जो कि तारीखों पे चलता है, बाकी महीना सेम है। और उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में, थोड़ी सी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं कि ग्रीगोरियन कैलेंडर है जो कि किसे कहा जाता है। तो आप है जो कि बात कर सकते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें कर ली है। तो एक थोड़ी सी इसके बारे में मैंने थोड़ा बता दूं कि आपको जैसे कोई डेट है आपके पास है ना, 1957 मान लो, ठीक है। तो आपको ईस्वी संवत है ना, ईस्वी संवत और ईस्वी के अंदर कितना फर्क है, ईस्वी संवत और ईस्वी के अंदर, ईस्वी संवत और ईसा पूर्व के अंदर कितना फर्क है ना। एक तो ये आपका ईस्वी है, संवत लिख दो या फिर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ईस्वी जैसे कि आपका 57 ईस्वी लिखो और एक लिख दो आप 57 ईसा पूर्व, इनके अंदर कितना फर्क है। एक तो लिख दो 57 ईस्वी, एक 57 ईसा पूर्व। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपने ईसा पूर्व पढ़ा और एग्जाम के अंदर बस आ गया 1957 या 1995 बोला, हाँ हमारा तो सही हो गया। आगे ये भी देखो, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ईस्वी दे दिया, ईस्वी पूर्व, तो अब इनके अंदर फर्क कितना है। जैसे मान लो कि ये ईस्वी है, तो ईस्वी से 1 2 3 4, ये मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 57 वर्ष, ठीक है। जैसे 57 ईस्वी हो गया, और यहां पे हम बात कर सकते हैं 57 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व। यहां पे लिखो 57 ईसा पूर्व। अब इनमें अंतर कितना है, इन दोनों के अंदर अंतर की बात करें तो ये हो गया जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष, ये 57 वर्ष तो आ गए, यहां इधर बढ़ गए आगे है ना। और इसके अंदर अब ईसा पूर्वी ये है इधर, इससे 57 वर्ष पीछे है ना। तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 57 और 57 कितने हो गए, 114, 114 वर्षों का अंतर होता है, 114 वर्ष का अंतर हो गया इसमें। यानी इसलिए आपको ईस्वी संवत और ईस्वी के अंदर फर्क देखना आना चाहिए, और उसको जो कि ज्ञात करना आना चाहिए कि आपके पास ईस्वी संवत है, विक्रमी संवत में आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। शक संवत है, इसको ईस्वी संवत में कैसे करेंगे, ईस्वी संवत को शक संवत में कैसे करेंगे, तो ये आप सबको है जो कि आना चाहिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीगोरियन कैलेंडर की परिभाषा। ग्रेगोरियन भी कह सकते हैं और ग्रीगोरियन भी कह सकते हैं। ग्रीगोरियन कैलेंडर, इसमें क्या होता है कि विश्व के अंदर, कहां पे, विश्व में जो समान तिथियां होती है उसका निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, आपके ईस्वी संवत को आधार मान के इस कैलेंडर का जो निर्माण किया गया, या आप लिख सकते हैं मतलब विश्व में समान तिथियों के निर्धारण के लिए, विश्व में समान तिथियों के निर्धारण के लिए विश्व में समान तिथियों के निर्धारण के लिए क्या किया गया, आपके विक्रमी संवत हम कह सकते हैं, यानी आपके ईस्वी संवत को आधार मान के इसका जो कि इसको लॉन्च किया गया। ईस्वी संवत को आधार
मानकर इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो ईसा मसीह का जन्म का जो पता है वो आपके डायनेसियस ने लगाया था, और इसका जो चेंजेज ग्रीगोरियन नाम किस के लिए पड़ा साथियों, पॉप ग्रेगरी ने है, जो कि आपके 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर क्या किया, इसके अंदर जो चेंजेस किए, तो उसके आधार पर क्या किया गया, विश्व में यानी आपके जनवरी फरवरी ये जो माह है ये आपके किसके, ईसवी सन के हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर के अंदर माने जाते हैं। तो ये आपके पूरे विश्व के अंदर है, जो कि इसी के आधार पर सारा जो समय काल है वो चलता है। तो इसके अंदर आपको लिखवा दूं मैं आपको क्या कहे कि जो ये कैलेंडर है ये इसको जो पॉप ग्रेगरी ने ईसवी संवत जो था उसी को ही आधार मान के है, जो कि इसके अंदर जो चेंजेस बदलाव किए गए हैं। तो इसको क्या किया कि इसको बनाया गया, या फिर हम कह सकते हैं इसको जो ईसवी संवत को आधार मान के क्या किया गया, निर्माण किया गया। बहुत डिटेली से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इस कैलेंडर के अंदर प्रथम महीना कौन सा होता है, जनवरी, और अंतिम महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना। अच्छे से लिख लेना ना, ताकि आपको दोबारा जब नोट्स पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अंतिम महीना कौन सा होगा ये तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि इसको आप लोग उपयोग में ले रहे हैं। बाकी शक संवत के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज नहीं है। विक्रमी संवत भी वैसे तो हम बात कर सकते हैं, हमारे जो भी त्यौहार है वो आपके विक्रमी संवत ईसवी सन हम बात कर सकते हैं, जैसे ईसा पूर्व, तो उसके अंदर मनाए जाते हैं। तो हमको सब पता है, आपके एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, श्रावणी, भाद्रपद, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है, पर थोड़ा सा एक बार दिमाग के अंदर लाने की जो कोशिश हम लोग करते हैं। एक बार आवाज में थोड़ी चेक कर लेता हूं। तो उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं, तो जो विक्रमी संवत है, कौन सी विक्रमी संवत को प्रारंभ किसने किया था ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये हो गया आपका 1 नंबर, ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं विक्रमी संवत। किसके बारे में, विक्रमी संवत। इसको प्रारंभ कब किया गया, 57 ईसा पूर्व में। किसने प्रारंभ किया, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व उज्जैन के हिंदू राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया। किसको, विक्रमी संवत को, जो कि आपके गर्दभील वंश का शासक था। बाकी इतना आपको नोट्स के अंदर उतारना है, वो एक हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर के रूप में है जो कि समझा था। और अब एक अच्छी बात है साथियों कि ये जो आपका विक्रमी संवत है इसके 2 अन्य नाम भी है। कौन कौन से, कृत संवत व मालवा संवत भी इसे कहा जाता है। कृत संवत व दूसरा मालवा संवत। कृत संवत व मालवा संवत किसे कहा जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं कि कृत संवत किस संवत को कहा जाता है, या फिर मालवा संवत किस संवत को कहा जाता है। तो विक्रमी संवत को है जो कि कृत संवत, या फिर हम कह सकते हैं मालवा संवत भी कहा जाता है, जिसको कि आपके उज्जैन के हिंदू राजा विक्रमादित्य के द्वारा है जो कि संचालित किया गया, ये संवत चलाया गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो बात की थी इसको ज्ञात करते हैं, जिसमें ईसवी संवत विक्रम संवत है जो कि ज्ञात कैसे करते हैं। विक्रमी संवत बराबर क्या होगा, ईसवी संवत प्लस क्या करना है 57 बराबर क्या हो जाएगा, विक्रमी संवत आपका निकल करके आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो प्रथम महीना क्या होता है। इसके अंदर प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना आपका फाल्गुन हो जाएगा। प्रथम महीना
प्रथम महीना चैत्र, क्योंकि हिंदू जो भी त्योहार है वो सारे इसी पे है जो कि मनाए जाते हैं। हिंदू त्योहार है वो आपके किस में, विक्रम संवत पे है जो कि मनाए जाते हैं। अभी हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और अंतिम महीना, प्रथम महीना और अंतिम महीना, अंतिम कौन सा हो गया, फाल्गुन। ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। फाल्गुन समझते हो, जिसको क्षेत्रीय भाषा में, मारवाड़ भाषा में फागण कहते हैं ना। तो अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर शक संवत के बारे में, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर ईस्वी संवत के बारे में पढ़ लिया, विक्रम संवत के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग किसके बारे में, शक संवत के बारे में। यही लिख लेते हैं ना, या फिर आगे लिखूं, चलो पेज चेंज कर लेते हैं। अब पढ़े हम शक संवत के बारे में। शक संवत बराबर क्या करना है, इसको जो प्रारंभ किसने किया, कब प्रारंभ किया गया, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह संवत कब प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया इसको, इसको किसने प्रारंभ किया, कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क ने। कनिष्क ने इसको है जो कि प्रारंभ किया। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया भाई, भारत सरकार ने शक संवत को, शक संवत या फिर हम कह सकते हैं शक संवत जो कैलेंडर था, कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया। कब किया गया भाई, घोषित किया, कब किया, 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने शक संवत जो कैलेंडर था, इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि घोषित कर दिया गया था। और अब हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि शक संवत ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, शक संवत, शक संवत बराबर ईस्वी सन, ईस्वी सन क्या करना है, माइनस, ईस्वी सन माइनस 78, क्या आ जाएगा आपका, शक संवत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास में ईस्वी संवत है, ईस्वी संवत आपके पास ज्ञात है, ईस्वी सन, तो आपको क्या करना है, उसमें से 78 माइनस कर देना, शक संवत आ जाएगा। अगर आपके पास ईस्वी संवत ज्ञात है, यानी ईस्वी संवत तो हम लोग अभी वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं हम बात कर सकते हैं। ईस्वी संवत को जो प्रारंभ हुए कितने साल हो गया, वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो 2023 साल हो गए। आपको विक्रमी संवत ज्ञात करना है तो क्या करना है, ईस्वी संवत में विक्रमी संवत ज्ञात करना है तो ईस्वी संवत में 57 बढ़ा दो, जोड़ दो। और आपको शक संवत ज्ञात करना है तो ईस्वी संवत में से है जो कि आपके 78 माइनस कर दो, आपका शक संवत निकल करके आ जाएगा साथियों। और इसमें भी हम बात की थी प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हिंदू वर्ष जो त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग जो त्योहार मनाते हैं वो किस वर्षों के आधार पर मनाते हैं। विक्रम संवत के अंदर हम बात कर सकते हैं तो हिंदू वर्ष के जो त्योहार मनाए जाते हैं, तो हिंदू वर्ष के जो महीने लिखे आप, हिंदू वर्ष के महीने साथ साथ लिख सकते हैं, कौन से हैं, चैत्र, वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद भी कह सकते हैं, भाद्र भी लिख सकते हैं, जिसको हम भादवा कहते हैं ना। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, नंबर 7 नंबर पे कौन सा आएगा? आश्विन, आश्विन, जिसको आसोज कहते हैं ना, आसोज, कई जगह आंसू भी कहते हैं ना। तो आपके कौन सा हो गया? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। फिर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे, है ना। कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, पौष, माघ, फाल्गुन। हो गए 12 महीने। 7 हो गए, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अब ये एक बार आप लोग लिख लें, है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्र हो गया, फिर क्या होता है आपके आश्विन, जिसको आसोज भी कहते हैं, कार्तिक हो गया, कात्ती, जिसको कहते हैं कात्ती, जिस टाइम में खेतों में क्या करते हैं, बोलते हैं ना, कात्ती खड़ा। फिर मार्गशीर्ष हो गया, पौष हो गया, माघ हो गया और फाल्गुन हो गया। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो त्योहार है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक वो राजस्थानी कहावत है ना कि तीज त्योहार बावड़ी लेट डूबी गणगौर। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन जो महीनों के अंदर, इन महीनों को अलग अलग डिवाइडेड जो किया गया है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपका आषाढ़। यहां आषाढ़ से कार्तिक तक, आषाढ़ से कहां तक? कार्तिक तक, यहां तक। इसको यहीं लिखूं कि कार्तिक को? चलो यहां लिख देता हूं ना, ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मार्गशीर्ष, ये तो सही है ना। चलो यहां लिख देता हूं ना। 8 नंबर क्या है? कार्तिक, जिसको हम क्या कहते हैं? कात्ती। अच्छे से पढ़ना है ना। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक, आषाढ़ 11 से, आषाढ़ एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल एकादशी से लेकर के आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक क्या चलता है? चौमासा, शुक्ल एकादशी। कार्तिक आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी आपके 4 दिन, 4 दिन यहां से उठा लिए, 4 दिन यहां से आषाढ़ से, फिर आपका सावन पूरा, भाद्रपद पूरा और आशोज पूरा, और कार्तिक है जो कि साथियों क्या है? पूरा, जिसमें आपके शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से जो क्या है आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक क्या कहलाता है? ये जो 4 महीने हैं इसमें कहलाता है आपका चौमासा। क्या कहलाता है? चौमासा। इन दिनों में क्या रहते हैं? देवता सोए रहते हैं। इसको देवशयनी क्या कहते हैं? यानी इस दिन आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन क्या करते हैं? देवता सो जाते हैं। इन 4 महीने के अंदर है जो कि देवता सोए रहते हैं, और उसके बाद में देवता वापस कब उठते हैं? ये आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता उठते हैं, जिसको देव उठनी 11 भी कहते हैं। अब हम बात कर सकते हैं, तो आषाढ़ शुक्ल 11 को है जो कि देवता सोते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? देवशयनी 11, देव शयनी 11 है जो कि इसको कहा जाता है। और वापस देव कब उठते हैं भाई?
फिक्स 4 महीने हम कह सकते हैं। यानी आपके आषाढ़ का जो महीना, चौमासा के अंदर जो प्रमुख आपके महीने जो एज इट इज हम बात कर सकते हैं, श्रावण के क्या है, सॉरी आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो इसके अंदर से तो केवल 4 दिन ही लिए गए हैं। तो आपका चौमासे के अंदर एक महीना हो गया चौमासे, यानी 4 महीने। कौन सा हो गया? श्रावण पक्ष, भाद्र हो गया, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हैं जो कि आपके किसके अंदर माना जाता है? चौमासा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या करते हैं? देवता सभी है जो कि सो जाते हैं। और उसके बाद में भादवा के अंदर, है ना, इनके बारे में थोड़ी सी हमें बात करेंगे। भादवा की एकादशी को है जो कि देवता एक बार उठते भी हैं, नहाते हैं और वापस सो जाते हैं। ठीक है, भाद्र में उठते क्या? चलो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। और अब हम बात कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस कहते हैं ना, हमारे लड़के की शादी करेंगे देव उठनी ग्यारस पे, है ना। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि चौमासा किसे कहा जाता है। और उसके बाद में आपका है जो कि 1-2 महीने, ये जो आपके मार्गशीर्ष व पौष, ये 2 मलमास कहलाते हैं। मलमास का मतलब यहां पे हम बात कर सकते हैं, जैसे गंदे मास है। गंदे मास का मतलब हो गया अशुभ मास, अशुभ, जिसमें क्या नहीं होता है? अशुभ महीने होते हैं, ये अशुभ महीने हैं। क्या है इन महीनों में? क्या नहीं होता? कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? मार्गशीर्ष व पौष, ये 2 महीने हैं जो कि आपके मलमास कहलाते हैं। गंदे मास हम कह सकते हैं, अशुभ मास कह सकते हैं, जिनके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, वो नहीं किए जाते हैं। इन 2 महीनों को आप लोग अलग कर सकते हैं। बाकी जो 4 महीने आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी से, यानी इसके अंदर तो 4 ही दिन लिए गए हैं ना। और आपका पूरा श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हैं जो कि चौमासा कहलाता है ना, चौमासा। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको जो लिखवा दूं, चौमासा किसे कहा जाता है। फिर आपके इन्हीं के अंदर है जो कि क्या हो जाता है, एक अधिमास भी होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई अधिमास किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसे आपके सूर्य आधारित जो महीने होते हैं, जो वर्ष होता है, चंद्र आधारित जो वर्ष होता है, उन सब के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से पढ़ेंगे। पहले बात करें चौमासा, इसके अंदर जो महीने, मूल महीने कितने आते हैं भाई इसके अंदर? मूल महीने कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? जो मूल महीने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया श्रावण, क्योंकि जो आषाढ़ है उसकी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी से है, जो कि चौमासा आपका शुरू हो जाता है, यानी उस दिन क्या है, आपके देव सो जाते हैं, तो उसके 4 दिन वो नहीं काउंट होते हैं। इसके अंदर जो पूरा महीना आपका श्रावण महीना हो गया, लाइट चली गई है ना, चलो आ गई, तो श्रावण महीना पूरा हो गया। फिर आपका हो गया भाद्र महीना, भाद्रपद भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में भाद्र बोल सकते हैं। और फिर पूरा हो गया आश्विन महीना और आपका कार्तिक महीना। तो यहां से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चौमासा के अंदर कौन कौन से महीने आते हैं। तो आपका श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, कौन सा हो गया? श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक है। ये 4 महीने क्या कहलाता है? चौमासा कहलाता है। इन दिनों में है जो कि क्या किया जाता है, आपके देवशयनी जो 11 आपके आषाढ़ के 11 को सो जाते हैं। ये इन 4 महीनों में जो हम कह सकते हैं, जो बरसाती जो खेत बोते हैं उनके अंदर जो कि फसल बोई जाती है। बाकी यहाँ पे जो कार्तिक है, ये अंतिम जो फसल का अंतिम महीना, जो बरसाती फसल होती है, उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, फसल को कटाई कर लेते हैं। फिर हम बात की थी मलमास, मलमास है ना। मलमास कौन कौन से महीने हैं? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष व पौष, मार्गशीर्ष व पौष महीने क्या कहलाते हैं? मलमास, मलमास कहलाते हैं, यानी अशुभ महीने हैं, अशुभ
माह है। इन महीनों के अंदर इन महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। मांगलिक कार्य नहीं होता है। फिर पढ़े हम अधिमास। क्या पढ़ेंगे? अधिमास। तो अधिमास के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका उसके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये आप इतना लिख लो है ना, चौमासा किसे कहा जाता है, उसके अंदर जो प्रमुख महीने, जो मूल महीने कौन कौन से, सावन भाद्र आश्विन कार्तिक हो गया, और मलमास के अंदर मार्गशीर्ष और पौष हो गया, जिसको अशुभ माह कहा जाता है इन दोनों को, जो कि इन टाइम के अंदर है, जो कि इनको अशुभ मास माने जाते हैं। तो कोई भी मांगलिक कार्य वो इसके अंदर नहीं होते। अब अधिमास के बारे में बात करें, मिटा दूं? ठीक है, नहीं लिखा तो वीडियो को रोक करके लिख लेना ना। अब हम पढ़े अधिमास। तो अधिमास से पहले क्या करना होगा आपको? एक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। एक तो आपका ईसवी संवत और एक आपका शक संवत। ये दोनों है जो कि किस पे आधारित होते हैं? सूर्य वर्ष आधारित, सूर्य पे आधारित माने जाते हैं, शक संवत और ईसवी संवत। बल्कि जो आपका विक्रम संवत है वो आपके चंद्र आधारित माना जाता है ना। अब हम बात करें, चलो फिर लिखवा दूंगा एक बार, आप थोड़ा जान लो है ना। एक तो आपका ईसवी संवत, ईसवी संवत, और एक आपका हो गया शक संवत। ये जो दोनों है ये किस पे आधारित है? सूर्य आधारित, सूर्य वर्ष आधारित होते हैं। और आपका विक्रम संवत है, ये किस पे आधारित है? ये चंद्र आधारित है। अब इनके अंदर जो सूर्य आधारित है, सूर्य जो वर्ष है वो, उसके अंदर जो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? सूर्य वर्ष एक महीने, जो कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो चंद्र वर्ष है, चंद्र वर्ष में एक साल में, यानी हम कह सकते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 355 दिन। तो क्या किया जाता है? 355 दिन। तो यहां पे क्या है? 355 दिन, और यहां पे सूर्य वर्ष में कितने हैं? 365 दिन। तो कितने दिन का कमी है यहां पे? 10 दिन की। कितने दिन की कमी है? 10 दिन। तो यहां पे एक वृक्ष के अंदर, एक वर्ष में, यह मैं लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करो। एक वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा किसके पास? सूर्य वर्ष के पास। दूसरे महीने, दूसरे वर्ष और कितने? 10 दिन और जुड़ गए। तीसरे वर्ष और 10 दिन जुड़ गए। तो कितने हो गए? तीनों मिला के 30 दिन। तीनों मिला के 30 दिन हो गए। तो एक महीना ऐड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? चंद्र वर्ष के अंदर हर 3 वर्ष बाद, चंद्र वर्ष के अंदर 3 वर्ष बाद एक महीना ऐड कर दिया जाता है। किसको? सूर्य वर्ष को बराबर करने के लिए। इसलिए यहां पे चंद्र वर्ष के अंदर क्या हो जाता है? 13 वर्ष, जो कि 13 महीने हो जाते हैं, 12 की बजाय 13 महीने हो जाते हैं। इसलिए कभी कहा जाता ना कि इस बार श्रावण 2 है, इस बार भाद्रपद 2 है, इस बार आश्विन 2 है, कहते हैं ना। और अभी हम बात कर सकते हैं, पीछे जो आपका श्रावण गया है वो बिल्कुल श्रावण 2 थे, श्रावण 2 थे। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं ना। देखो आपके एक तो शक संवत, शक संवत, वह आपके ईसवी संवत। शक संवत और ईसवी संवत है जो कि सूर्य आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? सूर्य आधारित। और विक्रम संवत किस पे आधारित होता है? चंद्रमा पे आधारित। ये आपके सूर्य आधारित है।
ये लिख लेना ना। और विक्रम संवत चंद्रमा पे आधारित है। चंद्रमा पर आधारित है। ये आपके जो विक्रम संवत है ये चंद्रमा पे आधारित है, इसलिए हम कहते हैं ना साथियों कि आपके जो 2 महीना सेम हो जाता है। सेम महीने क्या है, 2 महीने एक जैसे 2 महीने होते हैं ना। फिर जो हम बात कर सकते हैं, जो महीनों का निर्धारण है वो सूर्य के आधार पे होता है। महीनों का निर्धारण जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य आधारित जो महीने हैं वो आपके 365 दिन होते हैं एक वर्ष के अंदर। तो इसको बराबर है ना, यानी हम कह सकते हैं इसके आधार पे है जो कि 355, इनको है जो कि इनके बराबर करने के लिए है जो कि एक महीना 3 वर्ष के बाद में 10-10 दिन जुड़ करके 3 वर्षों में है जो कि 30 दिन हो गए, तो एक महीना पूरा हो जाता है ना। तो वो इसके अंदर जो कि ऐड कर दिया जाता है। और अब हम पढ़े कि अधिमास है जो कि क्यों कहा जाता है भाई, कि अधिमास का मतलब ये होता है कि सूर्य वर्ष को चंद्र वर्ष से सूर्य वर्ष व चंद्र वर्ष को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 3 वर्ष बाद में एक महीना अधिक लिया जाता है, जिसे ही अधिमास कहा जाता है। उसके अंदर अधिमास के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं 13 महीने हो जाते हैं। और महीनों का जो निर्धारण है, जो 12 महीने हैं, महीनों का जो निर्धारण है वो आपके भगवान सूर्य के द्वारा 12 राशियों में प्रवेश के आधार पर किया गया था। चलो अधिमास के बारे में बात करें। अधिमास की व्याख्या लिख लीजिए आप लोग, परिभाषा। अधिमास किसे कहा जाता है? अधिमास, मैं आशा करता हूं कि आपको अधिमास अच्छे से समझ में आ गया। आपको जो परिभाषा लिखने की भी जरूरत नहीं है शायद। देखिए, सूर्य वर्ष व चंद्र वर्ष को बराबर करने के लिए, सूर्य वर्ष व चंद्र वर्ष को बराबर करने के लिए तीन वर्ष बाद क्या किया जाता है? 3 वर्ष बाद एक महीना अधिक लिया जाता है, अब चंद्र वर्ष में 355 दिन है, पर महीने कितने? महीने तो पूरी 12 है। अब सूर्य वर्ष में 365 दिन है, महीने कितने? महीना तो 12 है। तो यहाँ पे जो 12 महीने तो ऑलरेडी है, 355 दिन से ही 12 महीने है, तो यहाँ पे एक महीना और ऐड करने से यहाँ पे हो जाएगा आपके 13 महीना। इसलिए एक महीना अधिक लिया जाता है तो 13 महीने होते हैं, 13 महीने हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो 3 वर्ष के बाद में 13 महीना हुआ, फिर अगले साल वापस से 12 महीना, वही 355 दिन, वापस फिर 3 साल हो जाएंगे तो एक महीना और एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, है ना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपके कहते हैं ना कि भाद्रपद 2 है, आज सूस 2 है, ऐसे कहते हैं ना। तो हम बात कर सकते हैं, तो जो महीनों का निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? भगवान सूर्य द्वारा जो 12 उनकी जो राशियां थी उनमें प्रवेश के आधार पे है जो कि किया जाता है। 12 जो राशियों की प्रवेश के आधार पे है जो कि 12 महीनों का निर्धारण किया जाता है। महीनों का निर्धारण, महीनों का लिख लेना ना, निर्धारण भगवान सूर्य द्वारा, भगवान सूर्य द्वारा 12 राशियों, कितनी? 12 राशियों के प्रवेश, 12 राशियों के प्रवेश के आधार पे किया जाता है। ठीक है, भगवान सूर्य के द्वारा 12 राशियों में जो प्रवेश के आधार पे है जो कि
किया जाता है? 12 राशियों में प्रवेश के आधार पे है जो कि क्या किया जाता है? महीनों का निर्धारण किया जाता है। 12 राशियां तो कितने महीने हो गए हमारे? 12 महीने। ठीक है, आगे पढ़े। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं तो आपके जो चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो कौन सी है? चंद्रमा की 16 कलाएं, यानी विक्रम संवत में आपका जो पक्ष है, तिथियों का जो निर्धारण वो आपके चंद्रमा की 16 जो कलाएं होती हैं उनके आधार पर किया जाता है। अब वो 16 कलाएं कौन सी है उनके बारे में बात करें तो ज़्यादा स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत नहीं है शायद। एक बार मैं थोड़ा आवाज देख लेता हूं। तो विक्रम संवत में ये लिख लेना, विक्रम संवत में हम बात कर सकते हैं आपका जो पक्ष और तिथियों का जो निर्धारण है, पक्ष व तिथियों का निर्धारण, तिथियों का निर्धारण वो क्या किया जाता है? चंद्रमा की 16 कलाओं पर आधारित माना जाता है। निर्धारण चंद्रमा की 16 कलाओं पर आधारित माना जाता है। अब वो 16 कलाएं कौन सी? देखो, विक्रम संवत के अंदर जो महीने होते हैं कौन से होते हैं? चैत्र वैशाख। उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। जैसे कोई एक महीना है, जैसे मान लो आपके श्रावण है, उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक आपके उसके बारे में समझाऊंगा। पहला जो 15 दिन है वो आपके जैसे कि वो आपका कृष्ण पक्ष कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। अब इसके अंदर एकम हो गया, दूज हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम हो गया, षष्ठ हो गया, सप्तमी हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, दसवीं हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 और आपके 14 और लास्ट में 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। अमावस्या। और ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही आपके शुक्ल पक्ष के अंदर, ऐसे ही शुक्ल पक्ष के अंदर क्या होता है? यही आपके सेम एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी है ना, 14 के बाद में क्या आ जाता है? यहाँ पे पूर्णिमा। क्या हो जाता है? पूर्णिमा। तो आपके कृष्ण पक्ष के यानी आपके एक कलाएं, एकम, दूसरी कला, तीसरी कला, चौथी कला, तो ये दोनों में सेम है, तो 14 तक तो सेम लिए जाएंगे। 14 कलाएं सेम हो गई, प्लस एक अमावस्या हो गई, एक पूर्णिमा हो गई, तो 2 ये हो गई, तो कितनी 16 कलाएं हो गई? ये हो गई आपकी 16 कलाएं। इस पे आधारित यानी जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं उनके आधार पे है जो कि साथियों यहाँ पे क्या किया गया है? 16 कलाएं इस पे महीनों में है जो कि यहाँ पे बताई गई है। बल्कि जो तिथियां हैं इसमें महीनों की तिथियों कितनी है भाई? तिथियों की संख्या है 30। महीने के अंदर जो तिथियां कितनी होती है? 30 होती है, यानी आपके 30 दिन होते हैं, तो 30 तिथियां हो गई, है ना। और यहाँ पे जो कलाओं की अगर बात करें तो आपके 16 कलाएं होती है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं त्योहारों को। एक राजस्थानी कहावत है ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। चलो एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझाता हूं। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो, बावड़ी का अर्थ एक तो जो नदी तालाब भी होता है, और यहाँ पे जो बावड़ी का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं बावड़ना। बावड़ना का मतलब आना, है ना, प्रारंभ होना, यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है आना। तो तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारों को लेकर के कौन आई भाई? लेके आना है, जो कि तीज है जो कि त्योहारों को लेकर के आई, और उस त्योहारों को लेकर के डूब जाती कौन है भाई? गणगौर। गणगौर क्या करती है? इन त्योहारों को लेकर के डूब जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम त्योहार मान सकते हैं यानी आपके तीज, सबसे पहले त्योहारों के अंदर जो तीज है जो कि त्योहारों को लेकर के आते हैं और जो कि उनको ले डूबती है गणगौर। तो छोटी तीज है जो कि आपके किस में आते हैं। अब हम ये आपको समझ में आ गया तो अब हम बढ़ सकते हैं आपके जो श्रावण महीने, यहाँ पे बात कर सकते हैं तीज। कौन सी तीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, छोटी तीज। छोटी तीज ये कब आती है भाई, श्रावण शुक्ल पक्ष की। अब तीज है तो तृतीया को आएगी या तीज अमावस को आती है, तीज अमावस को आती है क्या, तो तीज है तो आपको कब आएगी, श्रावण के अंदर। ये जो छोटी तीज है ये कब आती है, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसी को राजस्थान का प्रथम त्योहार भी कहा जाता है। राजस्थान का लिख लेना ना, राजस्थान का प्रथम त्योहार भी इसे कहा जाता है। वैसे मैं आपको लिखवा दूंगा, त्योहार कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम त्योहार किसको कहा जाता है, छोटी तीज को। अब आपको वैसे पूरी जो तीज है वो कौन कौन सी आपको याद रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और एक अभी सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर 2023 के अंदर भी आपको तीज से प्रश्न जो पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आगे प्रश्न कहां से है जो कि पूछ सकते हैं। तो यहां से क्या होता है, तीज से, इससे है जो कि त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है, या फिर हम कह सकते हैं त्योहार प्रारंभ होते हैं। और ये जो गणगौर है यहां से क्या होता है, समापन। त्योहार क्या है, त्योहारों का समापन हो जाता है। त्योहार यहां से प्रारंभ होते हैं और यहां पे है जो कि समापन हो जाते हैं। तो आपके गणगौर कब मनाई जाती है भाई, गणगौर की भी हम बात कर सकते हैं। गणगौर की जो सवारी निकाली जाती है तो वो आपके कब निकाले जाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये भी आपके कब है, चैत्र शुक्ल तृतीया को इसकी सवारी जो निकाल जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है, इनका मेला कहाँ पर जाता है, उन सब के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक बार ये आप लिख सकते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो तीज, जो भी तीज आपको महत्वपूर्ण 4 तीज आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, महीने के अंदर, यानी ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी होगा। एक महीने के अंदर, एक महीने बराबर कितने दिन होते हैं, 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो इसमें आपके जो पहले 15 दिन है, पहले कितने हो गए, 15 दिन, और इधर भी बांट दिए 15 दिन, ठीक है। पहले जो 15 दिन है ये क्या कहलाते हैं, ये किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष। इनको क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष। और इनको क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष, है ना। और इसको आपके क्या है, बद्धी पक्ष भी कहते हैं। बद्धी पक्ष इसको कहते हैं, शुद्धि पक्ष। तो ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, शुक्ल से, सु से शुक्ल है, सु से शुद्धि पक्ष, और यहाँ पे फिर बद्धी है जो कि बचा वो आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो पहले जो 15 दिन है इनको प्रथम पक्ष भी कहा जाता है, प्रथम पक्ष, और इनको कहा जाता है द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष। इसका 15वां दिन, 15वां दिन क्या कहलाता है, अमावस्या। और इसका 15वां दिन क्या कहलाता है, 15वां दिन पूर्णिमा। क्या कहलाता है, इसका 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। इसका 15वां दिन है जो कि अमावस्या कहलाता है। बाकी आपके एकम, दूज, छठ, सातम, आठम जो भी है वो बिल्कुल सेम रहेगी दोनों के अंदर, बस इतना आपको याद रखना है। इसके पहले 15 दिन
इसके अंदर भी 15 दिन। पहले इसके जो 15 दिन है वो प्रथम पक्ष के अंदर आते हैं, इसके द्वितीय पक्ष के अंदर आते हैं, और इसके प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। और इसका जो दूसरे जो हम बात कर सकते हैं अमावस्या के बाद में जो 15 दिन वो आपके शुक्ल पक्ष कहलाते हैं, शुद्धि पक्ष भी कह सकते हैं। और इसका 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, इसका जो द्वितीय पक्ष का 15वां दिन है जो कि आपका पूर्णिमा कहलाता है। अब यहाँ से आपको शुरुआत करनी है त्योहारों की, ये आपको याद थोड़ा रखना है। लेकिन थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडू भी गणगौर, तो तीज का यहाँ पे बात आ रही है। तो यहाँ पे 4 हम लोग हैं जो कि महत्वपूर्ण तीजें पढ़ने वाले हैं, 4 महत्वपूर्ण तीज पढ़ेंगे। ये आप लोग उतार लेना, वीडियो को स्किप करके, स्टॉप करके भी आप बात करें। तो अब हम 4 महत्वपूर्ण तीज पढ़ेंगे, 4 महत्वपूर्ण तीज कौन कौन सी पढ़ेंगे बताओ। सबसे पहले तो आपकी हो गई यही जो अभी हम लोगों ने बात की थी, छोटी तीज। फिर इनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे ना। छोटी तीज, तीज, त्योहारा, बावड़ी, तो ये आपके छोटी तीज सबसे पहले आती है। कब आती है भाई? श्रावण। तो हम अभी जो पढ़ेंगे त्योहार वो आपके श्रावण से शुरू करेंगे ना। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज है, तो सभी तृतीया को होगी। बस आपको याद क्या रखना है? महीना और पक्ष याद रखना है, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। जैसे कि आपको छोटी तीज है, श्रावण भी दे दिया, तीज भी देंगे, लेकिन यहां से उपचो कर देंगे कि शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष, यह आपको याद रखना पड़ेगा। 2 नंबर पे आती है आपके, यानी आपके एक होगी छोटी तीज, ये आपके श्रावण के अंदर आती है, और दूसरी आपके भाद्रपद के अंदर है ना, जिसको कहा जाता है कजली तीज। कजली तीज भाद्रपद के अंदर 2 तीज आती है। भाद्र लिख रहा हो ना, भाद्रपद पूरा नहीं लिख कर है ना। भाद्र एक तो आती है आपके कृष्ण, ये आपके है कृष्ण तृतीया को। एक भाद्र के अंदर दूसरी ओर है हरतालिका तीज। कौन सी है? हरतालिका तीज। ये भी कब आती है आपके? ये भी भाद्र महीने के अंदर आती है। भाद्र, ये आती है शुक्ल पक्ष की तीज को, शुक्ल तृतीया। ये शुक्ल तृतीया को आती है। एक रह गई आपकी अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज कहा जाता है। अक्षय तृतीया, जिसको क्या कहा जाता है? आखा तीज। ये कब आती है भाई? ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया। देखो क्या करना आपको, छोटी तीज श्रावण के अंदर आ गई, छोटी तीज श्रावण के अंदर, और भाद्रपद के अंदर है जो कि 2 तीज आ गई आपके। एक तो कजल तीज हो गई, एक हरतालिका तीज, एक कृष्ण पक्ष में आ गई, दूसरी शुक्ल पक्ष में आ गई, एक आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। अब यहीं से प्रश्न आया था। देखो 2023 के अंदर, 2023 आपके सेकंड ग्रेड जीके के अंदर प्रश्न पूछा गया कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, कब आती है भाई? तो वहां पे पूछ लिया प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, या फिर आपके भाद्र कृष्ण तृतीया। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, होना है ना। तो यहाँ से आपको क्या है कि चारों को अच्छे से याद कर लेना है। मतलब ये प्रश्न देख लो पूछा गया है 2023 के अंदर, तो आपको चारों मैंने अच्छे से याद करवा दी। अब हमारा जो क्या कहावत क्या थी कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, तो आपकी कौन सी तीज थी यहाँ पे? छोटी तीज। तो हम कब है? श्रावण के अंदर। तो श्रावण से ही हम लोग है जो कि पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। श्रावण महीने के जो भी त्योहार है उन सबको पढ़ेंगे, उसके बाद में भाद्र महीने के त्योहार पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर हम बात कर सकते हैं, या फिर भाद्र महीने के अंदर सबसे ज्यादा त्योहार, अधिक त्योहार वाला महीना आपका भाद्र है, भाद्रपद है ना। श्रावण महीने के त्योहार, श्रावण माह के
त्योहार। श्रावण माह के त्योहार। अब इसके लिए एक लाइन याद करनी है आपको, इसके लिए एक लाइन याद करनी है कि श्रावणी नाग से निडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। श्रावणी नाग से क्या करना है, एक जो लाइन याद करनी है कि श्रावणी नाग से निडरी नेवले ने, श्रावणी नाग से निडरी नेवले ने क्या है, कामिका, कामिका हरियाली में क्या की, छोटी तीज, है ना, कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। निडरी नेवले ने, या ने नहीं लगाया ना, निडरी नेवले ने कामिका हरियाली, हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। छोटी तीज की रक्षा की। बस ये लाइन आप याद कर ली ना, तो आपके श्रावण महीने के जो पूरे त्योहार हैं वो आपको याद हो गए, आप नहीं बोल सकते। ट्रिक मान लो इसको, शानदार। क्या है, आपके श्रावणी नाग से निडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। क्या है, श्रावणी नाग से निडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की क्या की भाई, रक्षा की। अब इसको पढ़ें। देखो दो पक्षों के अंदर बांटो इसको। ये इधर आ गया कृष्ण पक्ष, और इधर कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। तो यहां पे पहले ये जो महीने का नाम लिखते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये ट्रिक किस महीने के अंदर है ना, इससे। तो फिर क्या है यहाँ पे, नाग, ये हो गया आपका नाग पंचमी। नाग पंचमी। अब नाग पंचमी है तो कब मनाई जाएगी भाई, पंचमी को मनाई जाएगी, पांचम को, है ना। फिर आता है आपका निडरी नेवले, तो यहां पे हम लिख सकते हैं निडरी नवमी कह सकते हैं, निडरी नवमी, या फिर नेवले नवमी, निडरी नवमी या फिर नेवले नवमी। तो नवमी आपके नवमी को मनाई जाती है। फिर हम बात कर सकते हैं, ये हो गया कामिका एकादशी, ये हो गया आपका कामिका एकादशी। कामिका एकादशी क्या हो गया, ये आपकी 11 को मनाई जाती है। फिर हो गया हरियाली, तो हरियाली अमावस्या है। क्या भाई, हरियाली अमावस्या। पहले आपको इस प्रकार से याद करना है, उसके बाद में इन सभी को एक एक करके है जो कि पढ़ेंगे भाई, कि नाग पंचमी के अंदर है जो कि क्या किया जाता है, प्रसिद्ध क्यों हुआ, या फिर हम छोटी तीज के बारे में बात करेंगे, छोटी तीज कब मनाई जाती है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। बाकी इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर तमाम जो बातें इसके अंदर जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो मानी जाती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे। इन दिन जो पूजा करते हैं तो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, या फिर ये जो जैसे रक्षाबंधन है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है, ये सब हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे बस 4 ही है ना, नाग पंचमी हो गया, निडरी नवमी हो गया, कामिका एकादशी हो गया, कामिका 11 हो गई, और हरियाली अमावस्या हो गई। तो अमावस्या के बाद में हमको क्या कहाँ आना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष के अंदर आना पड़ेगा। तो शुक्ल पक्ष के अंदर आपके 2 त्योहार हैं, कौन कौन सा, छोटी तीज और आपके रक्षाबंधन। छोटी तीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, छोटी तीज कब है भाई, ये आपके श्रावण महीना हो गया। तो श्रावण महीने के कब है, ये आपके शुक्ल पक्ष तो है ही, तो ये आपके तृतीया के है ना, तीज तृतीया के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कब है भाई, श्रावण महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तो कब है, ये आपके पूर्णिमा को है। पूर्णिमा तो आपके शुक्ल पक्ष हो गया, पूर्णिमा आपके
कृष्ण पक्ष में थोड़ी आता है। तो आइए आपका कौन सा हो गया, रक्षाबंधन, जिसको हम कई बार जिसको लोकल क्षेत्रीय भाषा में कई जगह राखड़ी पूनम कहते हैं, कई जगह कहते हैं रख पुन्यु। क्या कहते हैं, रख पुन्यु। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो आपके रक्षाबंधन कब मनाई जाती है, पूर्णिमा का। कौन सी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। इसमें शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्णिमा आपके शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। तो आपके छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, और पूर्णिमा कब मनाई जाती है, श्रावण पूर्णिमा को। ये आपके रक्षाबंधन। ओके, उसके बाद में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो नाग पंचमी, इस दिन क्या किया जाता है। फिर हम बात करेंगे आपके जो प्रमुख यहाँ से जो बातें उठाई जाती है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले नाग पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाती है भाई, श्रावण कृष्ण पक्ष की, श्रावण कृष्ण पंचमी को। क्या करते हैं भाई, इस दिन नागों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं इस दिन, नागों की पूजा करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पे है, वो आपको याद रखनी है। नाग पंचमी के दिन एक मेला भरा जाता है भाई, और वो कहां भरा जाता है, कब भरा जाता है भाई, वो आपके भाद्रपद कृष्ण पंचमी को है, जो कि आपके हम बात कर सकते हैं भाद्रपद कृष्ण पंचमी को भरा जाता है मंडोर जोधपुर में। नाग पंचमी के दिन एक मेला भरा जाता है भाद्र कृष्ण पंचमी को। कहां भरा जाता है, यह भरा जाता है आपके मंडोर में। मंडोर कहां पे है, जोधपुर में। कहां भरा जाता है, यानी नाग पंचमी मनाई कब जाती है, यह आपके श्रावण के कृष्ण पंचमी को। बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण एक प्रमुख मेला है, वो आपके मंडोर जोधपुर में भरता है। कब भरता है, भाद्र कृष्ण पंचमी को। बस ये याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें नीडरी नेवले, यानी इस दिन क्या करते हैं, नागों की पूजा करते हैं। सांपों की क्या करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं। सांपों की पूजा करते हैं। इस दिन क्या करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं। और फिर वो आ गए आपके निडरी नेवले। उस दिन सांप फिर से काटना शुरू कर देते हैं। इस दिन तो क्या करते हैं, कहते हैं कि इस दिन सांप खाते नहीं है, मतलब काटते नहीं है। और फिर वापस से उनको क्या करता है, क्या करना पड़ता है, निडरी नेवले के दिन है, जो कि वापस से नेवलों को पूजना पड़ता है कि भाई हमें सांप से बचाओ। नेवला क्या करता है, सांप को खा जाता है। चलो उसके बाद में हम बात करें निडरी नेवले, निडरी नवमी या फिर नेवले नवमी। ये कब आती है, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को। क्या आता है, क्या मनाया जाता है, निडरी नेवले नवमी मनाई जाती है। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये क्यों मनाई जाती है, सांपों से सुरक्षा के लिए। सांपों से सुरक्षा के लिए क्यों मनाया जाता है इसको, सांपों से सुरक्षा के लिए है जो कि मनाया जाता है। इसके अंदर ज्यादा हम कह सकते हैं सांपों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, नेवले की पूजा करते हैं। सांपों की सुरक्षा के लिए नेवले की पूजा करते हैं। नेवले की पूजा करते हैं क्योंकि नेवला क्या होता है, वो सांप को खा जाता है, इसलिए नेवले की पूजा करते हैं निडरी नवमी। फिर कामिका एकादशी की थोड़ी सी बात करें, बाकी इसके अंदर जो ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है। रक्षाबंधन, छोटी तीज, इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कामिका एकादशी, कामिका एकादशी ये तो आपको पता है, श्रावण कृष्ण पक्ष की 11 को है ना, कृष्ण 11 को है, जो कि कामिका एकादशी जो मनाई जाते हैं। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं किसकी पूजा की जाती है, इसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
भगवान इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किस दिन भाई? श्रावण के कृष्ण पक्ष की 11 जिस दिन कामिका एकादशी जो होती है उस दिन किसकी? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। फिर हम पढ़ लेते हैं छोटी तीज और आपके रक्षाबंधन, यानी हम बात कर सकते हैं छोटी तीज व रक्षाबंधन। अब हम पढ़ें छोटी तीज, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो बात हम कर लेते हैं। छोटी तीज कब आती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रावण शुक्ल पक्ष तीज को, है ना। तीज मतलब तृतीया, शुक्ल तृतीया। तो इसके बारे में हम बात करें तो छोटी तीज का एक मेला भरता है। छोटी तीज के अंदर एक मेला भरता है। इस दिन आपके जो हरियाली तीज भी मनाई जाती है, और छोटी तीज के अंदर एक मेला भरता है जयपुर के अंदर। कहाँ भरता है? जयपुर के अंदर। राजस्थान का ये जो प्रथम त्योहार मनाया जाता है, इस दिन हरियाली तीज भी मनाई जाती है। हरियाली तीज भी मनाई जाती है। इस दिन हरियाली तीज भी मनाई जाती है। और यहाँ पे हम बात करें छोटी तीज का जो मेला भरता है, कहाँ भरता है? जयपुर में। और छोटी तीज राजस्थान का प्रथम त्योहार माना जाता है, क्योंकि यहीं से त्योहारों को प्रारंभ माना जाता है। त्योहारों का प्रारंभ कहा जाता है ना कि तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर, और अंतिम आपका गणगौर के अंदर माना जाता है। राजस्थान का प्रथम त्योहार माना जाता है, प्रथम त्योहार। पूछ ले प्रश्न, राजस्थान का प्रथम त्योहार कौन सा? छोटी तीज। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें आपके रक्षाबंधन के बारे में। किसके बारे में बात करें? रक्षाबंधन। चलो पेज चेंज कर लेता हूं। रक्षाबंधन, तो जो रक्षाबंधन है ये किसका प्रतीक है भाई? भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। क्या है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार माना जाता है। क्या? रक्षाबंधन। भाई बहन के प्रेम का, ये लिख लेना ना, प्रेम का प्रतीक त्योहार कौन सा है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार कौन सा माना जाता है? रक्षाबंधन। अब इस दिन बहन क्या करती है? अपने भाई को नारियल हाथ में देती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये कब था भाई? श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को आपके जो भाई बहन का प्रेम का जो प्रतीक त्योहार है वो आपका कौन सा है? रक्षाबंधन। इस दिन क्या करते हैं? नारियल जो बहन क्या करते हैं? भाई को देती है, तो और राखी बांधती है हाथ को, तो इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन एक विशेष बात और है कि घरों की दीवारों पे क्या करते हैं? महिलाएं मान सकते हैं या फिर अन्य, तो महिलाएं क्या करते हैं इस दिन घरों की दीवारों पर श्रवण कुमार के चित्र बना के उनकी पूजा करते हैं। श्रवण कुमार कौन था भाई? घरों की दीवारों पर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर क्या करते हैं?
पूजा करते हैं। श्रवण कुमार कौन था भाई? किस श्रवण कुमार की यहाँ पे बात चल रही है? श्रवण कुमार वही जो अपने अंधे जो माता पिता थे उनको तीर्थ यात्रा करवाने जो जाता है, और रास्ते में चलते चलते उनको है जो कि प्यास लग जाती है उनके माता पिता को, और श्रवण कुमार से बोलते हैं कि हमें प्यास लग गई, पानी पीना है। तो वो क्या करते हैं, एक पेड़ के छांव में उनको है जो कि बिठा करके एक समुद्र के किनारे, एक तालाब के किनारे है जो कि पानी लाने जाता है, और वहाँ पे एक छुपके से दशरथ है जो कि एक पेड़ पे बैठा था। हम बात कर सकते हैं कि वो किसी शिकार के जो कि शिकार को ढूंढ रहा था, उसको जो कि ढूंढने के लिए वो वहाँ पे बैठा था। तो उस समय जो झाड़ी भरता है श्रवण कुमार, तो क्या होता है कि जो आवाज़ आती है पानी भरने से, तो वो क्या करता है, उनको लगा दशरथ को कि कोई जानवर आ गया है, तो उसने तीर चलाया, और वो सीधा तीर है जो कि श्रवण कुमार के सीने में लगा, और वहाँ से है जो कि श्रवण कुमार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने से पहले श्रवण कुमार के पास में दशरथ आके बोलता है कि तो उस समय श्रवण कुमार दशरथ को बोलता है कि मेरे माता पिता जो वहाँ बैठी है जंगल के अंदर, उनको पानी पिलाओ आप। तो उस समय दशरथ क्या करता है, जाए तो किस मुंह से, फिर क्या करे कि अंधे जो माता पिता है श्रवण के, तो उनके पास है जो कि वो प्यासे भी है, तो उनके पास है वो चला जाता है। तो उस समय उनको लगा, वो जब पानी ले जाके देते हैं तो उनको लगा कि हमारा श्रवण कुमार ये नहीं है। तो उनको क्या बोलते हैं कि ना श्रवण की चाल कहीजे, ना श्रवण की बोली कहीजे, ना श्रवण की चाल, कि ये तुम श्रवण कुमार तो नहीं हो, हुआ क्या हमारे श्रवण कुमार को वो बताओ। तो उन्होंने है जो कि उनके माता पिता को है जो कि पूरी कहानी बताई कि ऐसा हुआ है। तो उस समय है जो कि श्रवण कुमार की जो माता पिता क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं, बोला तुम जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारे है जो कि पुत्र तो होंगे, पर तुम्हारे पास में एक भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ कि दशरथ की जब मृत्यु हुई तो उनके चारों पुत्रों में से एक भी उनके पास नहीं था। तो ये जो वह श्रवण कुमार है जो अपने अंधे माता पिता को क्या किया, जो कि तीर्थ पे ले जाता है, उनकी जो कि कब रक्षाबंधन के दिन है जो कि घरों की जो दीवारें होती हैं उन पे चित्र बना के क्या करते हैं, पूजा करते हैं भाई। उसके बाद में हम लोग है जो कि पढ़ेंगे किसके बारे में, यानी आपके जो श्रावण, यानी आपके जो कौन सी रक्षाबंधन, राखड़ी पुण्यम जिसको कहा जाता है, रक पुण्य, यहाँ से है जो कि आपके श्रावण महीने के जो कि सारे त्योहार हो गए खत्म। और फिर हम कल के क्लास में पढ़ेंगे आपके भाद्रपद के त्योहार, और उसके बाद में जो भी हमारी क्लास है वो आपके लगातार कंटिन्यू रहेगी, यानी त्योहार है जो कि हम लोग जल्द से खत्म करने के बाद में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।